चैप्टर है, 5वीं क्लास का 5वां चैप्टर है। क्या लिखा हुआ है? ऐतिहासिक स्मारक। ठीक है ना, ऐतिहासिक स्मारक लिखा हुआ है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? ऐतिहासिक स्मारक का मतलब बताओ कोई। ऐतिहासिक स्मारक माने ऐतिहासिक, सबसे पहले देखिए, आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे इस बात को, देखिए बता दे रहे हैं। ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका संबंध इतिहास से रहा हो या जिसका संबंध प्राचीन समय से रहा हो, जिसके पीछे कुछ वजह रहा हो, कुछ इतिहास उसका रहा हो, कुछ अपनी कहानी रही हो, उसको कहते हैं ऐतिहासिक। ठीक है ना। आप जब 6th क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ से इतिहास की किताब जब पढ़ाई जाएगी ना, तो वहाँ पर समझ में आएगा कि ऐतिहासिक का मतलब है कि जो जिसका संबंध इतिहास से है। ठीक है, तो उसको ऐतिहासिक कहेंगे। अब ये स्मारक क्या होता है? ऐतिहासिक स्मारक के बारे में पढ़ना है। ऐसे भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं। स्मारक का मतलब होता है कि प्राचीन समय का, प्राचीन का मतलब कि पुराने समय का, बहुत पहले का अगर कोई स्मारक हो, माने कि कोई भवन रहा हो। जैसे पहले है ना कि पहले बहुत से जो राजा होते थे तो क्या करते थे कि बड़े बड़े किला बनवाते थे, बड़े बड़े मतलब जो कि पढ़ने के लिए जो है गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूल कॉलेज बनते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती थी, इमारतें बनती थी, तो बड़े बड़े जो भवन बनते थे। यानी कि ऐतिहासिक स्मारक का मतलब हुआ है कि वैसा स्मारक, वैसा कोई भवन जिसका संबंध इतिहास में रहा हो, इतिहास काल से, ऐतिहासिक काल से उसका संबंध है, काफ़ी प्राचीन काल से उसका संबंध रहा हो, उसको कहते हैं ऐतिहासिक स्मारक। तो अब इस ऐतिहासिक स्मारक के अंतर्गत जो है, इसमें इस पाठ में पढ़ना है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा जानते हैं? नालंदा कहाँ है? बिहार में कितने ज़िले हैं? बोलिए। 38। बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले में अपना नालंदा बिहार का एक ज़िला है, बिहार शरीफ जो है। तो राजगीर के समीप जो है कि एक जगह है नालंदा, बिहार शरीफ में है। तो नालंदा में पहले एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय जिसका नाम था। विश्वविद्यालय यानी कि बहुत बड़ा एक विद्यालय होता था, जहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आकर वहाँ पढ़ते थे, कई देशों के लोग वहाँ आकर पढ़ते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि पूरे विश्व में विख्यात था। तो उसी के जो खंडहर है, उसका जो खंडहर है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय आज है नहीं, उसको जो है कि उसको ध्वस्त कर दिया गया किसी आक्रमणकारी ने, माने जो आक्रमण करके कोई दूसरा जो राजा था उस समय का, तो उसका नाम हम बताएंगे अभी आगे। तो उसने उसको क्या किया, उस पर अटैक कर दिया, उसको क्या किया, उसको आक्रमण कर दिया। और पहले के जब राजाओं में जब लड़ाइयाँ होती थी, या पहले के जो दुश्मन देश का जो राजा होता था, वो क्या करता था कि हमारे देश पर चढ़ाई कर देता था, या कोई एक देश का जो राजा होता था दूसरे देश पर चढ़ाई करता था, और क्या करता था कि वहाँ का जो बड़ा बड़ा जो जैसे जो विश्वविद्यालय है या जो कोई सार्वजनिक जगह हो, उसको क्या करता था, कोई मंदिर मस्जिद हो उसको तोड़वा देता था, कोई स्कूल कॉलेज हो उसको तोड़वा देता था। उसको मतलब उसका मकसद क्या होता था कि उसको, उस राजा के राज्य को तबाह करना, उसको डिस्टर्ब करना। तो अब इसी में जो है कि हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के, इसमें नालंदा के खंडहर के बारे में पढ़ना है। नालंदा लिख देते हैं यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय किताब में लिखा है ना सब। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें ऐतिहासिक स्मारक में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उसको ढहा गया है। अब उसका जो खंडहर जो बचा हुआ है, माने उसका जो अवशेष बच गया है, क्योंकि जब कोई पुराना घर हो जाता है, पुरानी कोई बिल्डिंग हो जाती है, तो उसके टूटने के बाद से कुछ वहाँ चीज़ बच जाता है ना, जैसे उसकी कुछ ईंटें बच जाती हैं, कुछ दीवार बच जाते हैं, तो वही चीज़ वहाँ नालंदा में अभी भी वो वहाँ पे बचा हुआ है। उसको कहते हैं नालंदा का, उसको खंडहर कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का वो क्या है, खंडहर हो गया है, खंडहर है। तो इस पाठ में यही दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने के लिए कुछ बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे, और कहानी के माध्यम से, बात के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इस पाठ को उसमें रखा गया आप लोगों की किताब में, और उसमें बहुत सारी जानकारी भी है। तो इसमें अब नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हम आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए, इसके हम नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पूरी जानकारी जो है, जो चैप्टर में जो दिया गया है, तो वो बातचीत के दौरान दिया गया है, ठीक है ना, कि मतलब 2-3 बच्चों का उसमें नाम है, आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, और वार्तालाप के द्वारा जो है इसमें नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी को उसमें रखा गया है। तो एक संक्षिप्त जानकारी जो है कुछ जो पाठ में है, उसको हमने उस पूरे बोर्ड पर लिख दिया है और आपको समझा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए।
सबसे पहले देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो पूरे संसार का यानी पूरे विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि हम लोग स्कूल में हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में, और क्या करते हैं, हम लोग अपने घर से खाना वाना खा करके आते हैं और फिर जो है कि 4-5 घंटा विद्यालय में रहते हैं, पढ़ते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हम लोग यहाँ नहीं जाते हैं ना, इसका मतलब कि ये आवासीय नहीं है। हॉस्टल का नाम सुना होगा आपने, हॉस्टल। तो हॉस्टल यानी कि छात्रावास जो होता है जिसमें बच्चे रह के वहीं पर, मतलब जैसे विद्यालय हो गया, इसमें बच्चे रहने की भी सुविधा रहती है बच्चों को। इसमें बच्चे रहते हैं, उनका खाना पीना वहीं मिलता है और उसमें वो अपना रहते भी हैं और फिर स्कूल टाइम में जाके स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं आवासीय विद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो पूरे संसार का सबसे पहला आवासीय विद्यालय था। ठीक है, आवासीय विद्यालय था यानी कि छात्र वहीं पर पढ़ते थे और वहीं पर रहते भी थे। दूसरा है कि देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब स्थापना का मतलब हुआ कि उस विश्वविद्यालय को आखिर बनाया किसने था। तो देखिए, इसमें 5वीं शताब्दी में, ये बहुत पहले की बात है, अभी जैसे 2023 चल रहा ना, तो 5वीं शताब्दी का मतलब समझिए कि 500 समय में, 500 जब चल रहा होगा, समझिए 500-600 करते करते आज हम लोग 2022-23 तक आ गए हैं। तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कराई थी किसने? नाम क्या था उस व्यक्ति का? देखिए तो नाम क्या है इसमें, कुमार गुप्त। याद रहेगा ना, क्या नाम था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है ना, 5वीं शताब्दी में। आप देख लीजिए इसमें छात्र कितने पढ़ते थे, छात्र इसमें कितने पढ़ते थे? देखिए इसमें, देखिए कह रहा है ना कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र थे। कितने छात्र थे? 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक छात्र थे और 2,000 से अधिक इसमें क्या थे? शिक्षक थे। पढ़ाने वाले कितने थे इसमें? 2,000, और छात्र कितने थे? 10,000 से भी ज़्यादा, 2,000 से ज़्यादा इसमें शिक्षक थे, पढ़ाने वाले थे। अब देखो इसके बाद से इसमें तीसरा फैक्ट है कि यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ से लड़के आते थे पढ़ने के लिए, ये बता दे रहे हैं पहले। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ से लोग आते थे, पहले देख लीजिए। जैसे हम लोग के विद्यालय में क्या है कि पास के लोग ही आते हैं, उसमें देखिए अलग अलग गांव से ही नहीं, अलग अलग देशों से लोग आते थे। जैसे हमारा भारत देश है ना, अब देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ से लोग आते थे, याद रखिएगा। कोरिया, ये कोरिया क्या है? एक देश का नाम है। उसके बाद से क्या है? जापान। जापान का नाम सुने आप लोग? जापान देश का नाम है। कोरिया से, जापान से, फिर चाइना से, चीन का नाम सुने होंगे। चीन से, यहाँ से कोरोना भी आया था। देखिए चीन, तिब्बत और ये क्या है? इंडोनेशिया तथा तुर्की। कितने देश से? देखिए तो एक, ये देखिए कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की, इन देशों से यहाँ पे छात्र पढ़ने पढ़ाने, मैंने लोग जो है कि पढ़ने के लिए आते थे, पढ़ाने के लिए भी आते थे। मैंने बहुत से जब पढ़ने पढ़ाने के लिए लोग जो है कि आते थे, यानी कि इस विश्वविद्यालय ने इतने देशों के लोगों को, मैंने विश्व के कोने कोने से लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। इतना अच्छा विश्वविद्यालय था, पढ़ाई का यानी कि शिक्षा का इतना अच्छा एक केंद्र बन गया था कि पूरे विश्व के लोग जो है, कितने गर्व की बात है कि हमारे बिहार में आते थे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है ना। तो बताइए उतने देशों के लोग जो है, पूरे विश्व के लोग जो है, विश्व के कोने कोने से लोग जो है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे देश में आते थे, मतलब बिहार में ही। मैंने भारत का नाम हुआ है लेकिन पता है बिहार में ही है नालंदा विश्वविद्यालय। और आज हम लोग का दुर्भाग्य है कि अपना बिहार जो है कि शिक्षा के मामले में या आर्थिक मामलों में हम लोग क्या है, बिल्कुल पिछड़ रहे हैं। हमारा राज्य जो है कि गरीब राज्य में गिना जाता है। एक वो ज़माना था जब बिहार का गौरव था कि बताइए कि उतने देशों से, उतने विश्व के कितने दूर दूर से लोग जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। तो नाम याद रखिएगा, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की, इन सभी देशों से लोग जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। देखिए, और ये बता दें पढ़ने पढ़ाने के लिए, मतलब बहुत से छात्र आए पढ़ने के लिए भी, कुछ लोग आकर के वहाँ से पढ़ाए भी, जिसमें अभी आगे बताते हैं। चीनी यात्री, चीनी यात्री का मतलब क्या हुआ? चीनी क्या समझते हो? मैंने खाने वाला चीनी नहीं, चीन देश है ना, चीन के लोगों को चीनी लोग कहते हैं, चीनी कहते हैं वहाँ के लोगों को। तो चीनी यात्री माने चीन देश का रहने वाला एक यात्री था। यात्री का मतलब जो भारत में आया था उसको चीन कहेंगे, मतलब कि है चीनी यात्री था। तो चीनी यात्री जिसका नाम क्या था? नाम देखिएगा, वेन सॉन्ग। क्या है? वेन सॉन्ग। नाम बोलना है का? देखिए वेन सॉन्ग ऐसे लिखिएगा, वेन सॉन्ग। हाँ, इसको ऐसे पढ़िएगा, वेन और सॉन्ग, ठीक है ना। तो चीनी यात्री का नाम क्या था? वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग जो है कि यहाँ पर आ करके
वो क्या कहता, आकर पढ़े तथा पढ़ाए। ह्वेनसांग जो था ना, चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था वो? चीन का यात्री था ह्वेनसांग। और वो जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ा भी और वहीं पे पढ़ाया भी। मतलब उसमें पहले पढ़ा और अपनी जब उसकी पढ़ाई जब पूरी हो गई तो फिर से क्या किया कि वो उसी विश्वविद्यालय में वो पढ़ाने भी लगा। ठीक है, तो अब बताइए आप इसे सोचिए कि, चलिए, तो चीनी यात्री का नाम क्या था जी? ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ा और वहाँ पे पढ़ाया भी। देखिए 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। उत्कर्ष काल का मतलब ये हुआ कि 800 से लेकर के और 1200, ये जो सभी 2023 चल रहा है ना, उस तरीके से बहुत पहले की बात है कि 800 से 1200 के शासन माने समय में, जब 800 चल रहा होगा और 1200 जब चल रहा था, 800 से लेकर के और 1200 तक ईस्वी के समय तक इसका उत्कर्ष काल था। उत्कर्ष काल का मतलब ये हुआ कि, उत्कर्ष काल का मतलब हुआ कि उस माने जो है कि 400 वर्षों तक ये विश्वविद्यालय जो है कि काफ़ी माने प्रगति कर रहा था, काफ़ी तरक्की कर रहा था। इसकी जो शिक्षा व्यवस्था थी या अन्य जो भी व्यवस्थाएं थी, इसका जो नाम था पूरे विश्व में पूरे कोने कोने तक फैल रहा था और काफ़ी अच्छी इसकी व्यवस्था थी, काफ़ी तरक्की किया। कितने समय तक? 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो अब इसमें आगे और इसके विषय में अभी और कुछ बातें हैं जो बता दे रहे हैं। अब देखिए इसमें और जो इसके जो महत्वपूर्ण जो बात है उससे संबंधित देखिए, इसमें 12वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि हमने बताया ना कि 8वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक इसका काफ़ी उत्कर्ष काल रहा, काफ़ी ये विद्यालय विश्वविद्यालय जो था काफ़ी तरक्की किया। लेकिन देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय का अंत हो गया। अंत होने का मतलब क्या हुआ? ये खत्म हो गया, यानी कि इसका जो उत्कर्ष काल था वो उसका विनाश हो गया, उसको नष्ट कर दिया गया। अब आखिर अपने से तो नष्ट नहीं हुआ होगा, इसको किसी ने नष्ट किया होगा। अब कौन था उसका भी नाम जरा बता देते हैं आपको। उसमें देखिए जैसे इसमें एक नाम आता है, क्या नाम है उसका? देखिए तो क्या लिखा है ये? बख्तियार खिलजी है ना? क्या नाम है ये? बख्तियार खिलजी। नाम याद रहेगा? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने क्या हुआ कि आक्रमण कर करके और इसको नष्ट कर दिया। मतलब उस पर आक्रमण कर दिया, उसको तोप से, गोलियों से, बम से उसको उड़ा दिया, उसमें आग लगा दिया। और उसमें समझिए कि उसमें इतने, उसका जो पुस्तकालय इतना बड़ा था, जिसका भी हम बताएंगे बाद में भी पुस्तकालय के बारे में। तो देखिए उसमें बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसको क्या कर दिया? इसको नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना कि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कैसे हो गया? किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसका क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। आगे देखिए इसका भवन जो था, अब देखते हैं कि आखिर उसकी बनावट कैसी थी। नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन अब इस भवन की बनावट कैसी थी? देखिए तो उसका जो बनावट था, देखिए क्या रहा ना कि वो प्राचीन काल का बेहतरीन जो है कि नमूना था। माने कि जो पुराने समय में काफ़ी बढ़िया ढंग से उसको बनाया गया था, उस समय का सबसे बेहतरीन ढंग से उस विश्वविद्यालय को बनाया गया था। अब उसका फ़ोटो जो है कि आप देख सकते हैं, फ़ोटो उसका किताब में दिया हुआ है, या उसको हम फ़ोटो आपको लोग दिखा देंगे उसका कि उसका खंडहर कैसा है। अभी भी लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे आप चाहें तो जाकर वहाँ घूम सकते हैं, आज भी वो सब चीज़ें हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 8 अलग अलग प्रांगण थे। प्रांगण का मतलब होता है कि जो विद्यालय का जो ग्राउंड होता है ना, कैंपस जो होता है, तो उसमें 8 अलग अलग जो है कि उसमें मतलब फील्ड जैसे थे, उसमें ग्राउंड था। 8 को जो है कि जैसे एक मन हो गया, फिर ऐसे करके 8 जो है उसमें प्रांगण थे, यानी कि 8 जो है उसमें कैंपस था। और देखिए उसमें पुस्तकालय भी थे। उसमें जो है देखिए पुस्तकालय का जो क्षेत्र होता है, पहले समझिए पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय क्या होता है कि पुस्तकालय का मतलब हुआ कि जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक है, पुस्तकालय जैसे हम लोग का विद्यालय छोटा है, इसमें पुस्तकालय नहीं है, लेकिन समझिए कि पुस्तकालय हम लोगों के पास भी छोटा सा है। जैसे आप लोग अभी बहुत सारी किताबें आई थी ना विद्यालय में दी गई। पुस्तकालय का मतलब होता था कि उसमें जो ज्ञान विज्ञान की जो भी उसमें जो किताबें रहती थी, उसका एक अपना बड़ा बिल्डिंग होता था और उसमें जो है कि बहुत सी किताबें उसमें रहती थी। छात्र जो है कि जा करके उस पुस्तकालय में से किताब ले सकते थे और उसको पढ़ करके फिर उसमें रख देना होता है। अभी भी बहुत से विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था होती है। तो उसमें पुस्तकालय जो थे, पुस्तकालय के क्षेत्र को क्या कहते थे जी? क्या कहते थे उसको? धर्मगंज। जो पुस्तकालय का क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? धर्मगंज कहलाता था। और इसमें जो है कि देखिए अब ये समझिए कि उसका पुस्तकालय कितनी मंजिली इमारत पे था? 9 मंजिली। माने उसका पुस्तकालय का जो इमारत कितना बड़ा, मतलब उसका बिल्डिंग कितना लंबा था? 9 मंजिला था।
हम लोग यहाँ किसी का जो है घर होता है, मतलब मैंने 1 मंजिला 2 मंजिला तो कहते बाप रे बाप 2 ताला घर है, और वो कितना था 9 मंजिला। बताइए 9 मंजिला उसकी वो जो है कि वो 9 मंजिले जो है इमारत में जो है कि वो स्थित था, समझिए पुस्तकालय उसका। और पुस्तकालय के क्षेत्र को क्या कहते थे, धर्मगंज कहते थे, ठीक है ना। आप देखिए उसमें पुस्तकालय के नाम क्या थे वो आपको बता दे रहे हैं अभी। आप देखिए इसमें जो है कि पुस्तकालय कितने थे, देखिए अभी बताया ना कि पुस्तकालय जो है कि 9 मंजिले इमारत पे थी। देखिए इसमें ये चीज़ें याद रखने लायक है, इसमें पुस्तकालय कितने थे जी, इसमें 3 पुस्तकालय थे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे, 3। देखिए इसका पहला का नाम क्या है, रत्नदध्री, दूसरे का नाम क्या है, रत्नरंजक, और तीसरे का नाम क्या है, रत्न सागर, ठीक है ना। तीसरे का नाम क्या था, रत्न सागर। तो इस तरीके से कितने पुस्तकालय थे, 3, रत्नदध्री, रत्नरंजक और रत्न सागर, ये 3 पुस्तकालय थे नालंदा विश्वविद्यालय में। अब देखिए अब है कि अब उस विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए जब लोग जाते होंगे तो क्या ऐसे ही चले जाते हैं जैसे हम लोग आते हैं स्कूल में अपना एडमिशन करा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं, ऐसी व्यवस्था थी उसमें? ऐसी व्यवस्था नहीं थी। देखिए उस विश्वविद्यालय में कैसे लोगों का एडमिशन कैसे होता था, देखिए तो इसके लिए क्या करते थे ना कि गेट, सुनिए, जो विश्वविद्यालय का जो गेट होता था ना, जो द्वार होता था, तो वहाँ पे द्वार पंडित होते थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते। द्वार पंडित का मतलब जो गेटमैन होते थे वो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे। वो क्या करते थे कि जो छात्र आते थे पढ़ने के लिए तो पहले उसका वो परीक्षा लेते थे गेट पर ही, वो गेट पर ही उसकी परीक्षा लेते थे, और उस परीक्षा में जो पास होता था तब जाकर उसको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। आपको विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ही नहीं जाने दिया जाता था, जाइएगा तो पहले गेटवे पर 4 गो द्वार पंडित कहते थे उसको, जो गेटमैन होते थे। अब वो समझिए कितने पढ़े लिखे लोग होते होंगे, वो खुद जो है कि लोगों का टेस्ट लेते थे और तब जो है कि अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। और इस तरीके से हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की जो गौरव थी या जो उसका इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि क्या उस विश्वविद्यालय जब इतना अच्छा था, इतना शानदार विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व के लोग वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, तो अब उसकी क्या स्थिति है, क्या अब उसके लिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? तो अब जो है कि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा जो है उस पर उसको फिर से रिपेयर का काम चल रहा है। उसमें मैंने पढ़ाई लिखाई अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसमें बहुत पहले खबर में आई थी कि खबर आया था कि उस नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को उसको फिर से ठीक ठाक करके उसमें और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उसमें फिर से शुरू कर दी गई है, ठीक है ना। यानी कि फिर से उसके जो उसका पुराना जो इतिहास जो है उसको तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक जो है कि एक छोटा सा एक जो प्रयास है या सरकार के द्वारा कि हम नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को पुनः प्राप्त कर लें, और ऐसा होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी, ठीक है। तो इस जो है कि ऐतिहासिक स्मारक नामक इस पाठ में जो 5वीं क्लास के पर्यावरण का चैप्टर है, तो इसमें आपने अभी जो जानकारी लिया वो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित था और काफ़ी रोचक जानकारी है, आप उसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।